ये राष्ट्र गौरव की बात है और राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो मेरा कहना है और मेरा अपील है आपसे कि जिस जगह पर हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, उसमें राष्ट्र प्रेम से लेकर कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी ज़रूर करें, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में एक तिरंगा झंडा ज़रूर लगाएं। तो इस बार ये अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा हम लहराएं। तो अगर हम एक पौधा लगाएंगे और हर आदमी एक पौधा लगाएगा, एक ही लगाओ, मैं नहीं कहता आप बहुत सारे पौधे लगाओ, एक लगाओगे तो आप उसकी देखरेख कर पाओगे। तो ये आपका पर्यावरण के प्रति एक योगदान हो जाएगा। और एक अभियान से भी हम जुड़ जाएंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में लगाया गया हमारा ये वृक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन योगा करने के पूर्व 1 सप्ताह तक योगा की प्रैक्टिस करें। बायोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी आदत 30 दिन में विकसित होती है। अगर आपने 30 दिन तक कोई काम किया तो 31वें दिन आप अपने आप उस काम को करने लगेंगे। तो 7 दिन तो करके देखिए, ताकि आप, तो देश पहले है, समाज पहले है, उसके बाद हम हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटी दे देंगे, अपने चैनल को प्रायोरिटी दे देंगे, अपनी खबर को प्रायोरिटी दे देंगे तो गलत हो जाएगा। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लगभग जो समय है उसको जीत लिया गया है। अभी यहाँ कुछ हुआ तो तुरंत पूरे कहीं भी फैलाया जा सकता है। जब इतना ख़तरनाक हथियार हमारे पास हो तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। जिलाधिकारी महोदय की प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मानित छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और जिलाधिकारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके साथ रह चुके हैं और मैं माइक को करता हूँ, आप लोग शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सारे लोग इसमें से नए होंगे और बहुत सारे लोग पहले के हैं जो जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, परिचित हूँ। तो सभी को जो पहले से मुझसे परिचित हैं और जो नए हैं वो भी परिचित हो जाएं इस नज़रिए से। आज की ये जान पहचान की वार्ता रखी गई है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इंद्र विक्रम सिंह हूं, जिलाधिकारी अलीगढ़ के रूप में अभी तैनात हुआ हूं कुछ दिन पहले। इसके पहले मैं बलिया से आया हूं। बलिया के पहले मैं शाहजहाँपुर में था और इसके पहले नोएडा और उसके पहले शामली और उसके पहले आगरा और उसके पहले बहुत जगहों पर। तो वो सब आप लोगों को लगभग परिचित हैं उससे, और वो कोई बहुत मौजू बात नहीं है। अगर वो बात नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अब मैं पुनः एक बार आपके जनपद में आप लोगों के साथ हूँ। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का पहले भी सहयोग मिलता रहा है और हमें लगता है कि सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बस कहीं कहीं अतिरेक में आकर कुछ कदम ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण कई बार विधि व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशीलता से कवरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज का कोई भी पक्ष है, अगर वो किसी ने ऐसी हरकत कर दी है जिसका व्यापक असर बाकी लोगों पे पड़ रहा है, तो हमको एक ब्रॉडर नज़रिए से देखकर हमको उसके कितने हिस्से को लाना है। वो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति है, उसने कोई ऐसी संवेदनशील बात कह दी जिसका असर बहुत बृहद रूप से समाज में पड़ रहा है, तो उसको हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ उस नामाकूल से आदमी की बात का असर अगर अन्य लोगों पर पड़ेगा तो उससे समाज की कानून व्यवस्था की स्थिति, जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होगी। तो आप लोग चूँकि फील्ड में होते हैं, कवरेज करते हैं, तो उस नज़रिए से एक संवेदनशीलता के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर कभी ऐसे अवसर आएँ तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसका बृहद स्तर पे हमारे जनपद की शांति व्यवस्था के नज़रिए से क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस नज़रिए से गार्डेड तरीके से अगर आप उस खबर को देते हैं तो खबर के प्रति जो आपका समर्पण है, जो कमिटमेंट है, जो उसको दिखाने की आपकी कर्तव्य निष्ठा है, वो भी आ जाएगी और समाज भी उससे सुरक्षित रहेगा, उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ लो, अगर कुछ कहना चाहो आप तो मुझसे कह लो, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसके बाद आप बोलोगे ज़रूर, पूछोगे ज़रूर, तो मैं आप ही को माइक देता। मैं पहले ही प्रारंभिक तौर पे आपसे आपका उद्बोधन ले चुका हूँ। मैं 4-5 बातें यहाँ पर उठाई गई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दूँ।
एक तो स्मार्ट सिटी को लेकर बात आई है, दूसरे ट्रैफिक को लेकर बात आई है, और जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए कुछ साथी हैं उनके रिकॉग्निशन को लेकर बात आई है, और एक बात आई है कि हमको बाइट्स मिल जाएं तो हम अच्छे से अपनी खबरें चला सकते हैं। तो मोटा मोटा यही बातें यहाँ पर निकल कर आई है। एक हेल्थ सेक्टर की बात आई है कि वो जो सरकारी अस्पताल में MRI वगैरह होती है उसकी रिपोर्ट्स उतनी जेन्युइन और प्रॉपर नहीं होती, बाहर से वही जांच होती है तो रोग निकल आता है, अंदर से होती है तो नहीं निकलता है। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि पहले तो हमको ये मानना होगा और जानना होगा कि कोई भी काम जब होता है तो उसको करने में एक समय लगता है, और उस समय में बहुत सारी तकलीफ़ों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। क्योंकि मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा हूं और अच्छे खासे समय तक रहा हूं, 3.5 ईयर्स आगरा में रहा हूं, और आगरा में आगरा स्मार्ट सिटी का चयन मेरे ही समय में हुआ था। उत्तर प्रदेश की दूसरी नगर निगम थी जिसका उस चयन हुआ, और सबसे पहले दौर वाले में हमने चयन किया था उसका। एक जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भस्थ शिशु का जो एक समय रहता है माँ के गर्भ में रहने का, इसके बाद ही उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट अगर होता है विकास का तो शुरुआती दौर में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हम करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको उसके अंदर डालना होता है। तो हम सड़क खोदेंगे, नाली बनाएंगे, उसको सुंदर करने की कोशिश करेंगे, उसमें केबलिंग होगी, पोल शिफ्टिंग होगी। तो इस पीरियड में चूँकि अब वो बसे हुए शहर के अंदर हो रहा है, कोई न्यू सिटी तो बसाई नहीं जा रही, तो वहाँ पर जब हम ये सब कार्रवाइयाँ करते हैं तो साल भर 1.5 साल तक बड़ी तकलीफ़ रहती है। धूल उड़ेगी, लोगों को बार बार बिजली कटेगी, आवागमन की समस्याएं होंगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, और वो सब कुछ होगा जिससे आपका शहर इस समय गुजर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसे आपको थोड़ा बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि अब आप देखोगे अभी बारिश आने वाली है। बारिश में भी यहाँ पर जिन जगहों पर ये काम हुए हैं, अभी अधूरे काम हैं, वहाँ तकलीफ़जनक स्थिति पैदा होगी। वो तकलीफ़ हमें बर्दाश्त करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इसको टाला नहीं जा सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्ट को हम बाद में करें। ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। अगर हम इस साल की अवधि में इस साल का पैसा यूज़ नहीं करते तो हमें अगले साल का प्रोजेक्ट कास्ट नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। भारत सरकार की फंडिंग होती है, टाइम बाउंड तरीके से हमें उसे कंप्लीट करना होता है, तो हमें कंप्लीशन का भी पीछा करना है। तो उस स्थिति में हमको टाइम ओवर रन ना हो जाए, हमको हमारे बचे हुए पैसे मिल जाएं, उसको हम यूज़ कर ले जाएं, ये सब भी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्लस सीवर का काम है या सड़क के अंदर अगर हम कुछ डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका काम है, वो में नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा तकलीफ़ आने वाले समय में और होगी। हमको इस बात को समझना चाहिए। शायद प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हमने अभी स्टार्ट किया है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, इतने दिनों तक इस सड़क पे हम ये काम करेंगे, जिसके कारण इस प्रकार की तकलीफ़ें पैदा होंगी। अगर ये बात हम बता कर रखें तो शायद पब्लिक उसके लिए मेंटली तैयार रहे। जैसे अखबार में हम एक खबर प्रकाशित कर दें कि आज लाल डिग्गी इलाके में सुबह 4 बजे से सायंकाल 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो आप पहले से पानी भर लोगे, सुबह आप जो आपको ज़रूरी इंतजामात करने वो कर लोगे, अपना मोबाइल चार्ज कर लोगे, कुछ और करना है तो आप कर लोगे, उसके हिसाब से आप अपने दिमाग को तैयार कर लोगे। तो हमें लगता है वो पार्ट शायद मिसिंग हो जाता है जब हम डिटेलिंग करके आप लोगों के माध्यम से या डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट करके हम उसको ये नहीं बता पाते या उस तरीके से नहीं बता पाते कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतना वक्त लगेगा। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आने वाले 5-6 महीने 8 महीने तक और चलेंगी। तो हमको उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको खबरें देनी है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप उस प्रकार की खबरें दे सकते हैं कि ये कार्य तेज़ गति से होना था, नहीं हुआ, इसमें यहाँ पर कार्य पूर्ण हो गया फिर भी ये कार्य छोड़ दिया गया है, यहाँ पर ये अवरोध है, जैसा इन्होंने कहा कि एक जगह पर अभी मैं नया हूँ तो देखूँगा इसको भी, ट्रैफिक के नज़रिए से कोई बाधा उत्पन्न कर दी कि एक कोई अवरोध वहाँ पर सड़क पे छोड़ दिया गया, जबकि उसको हटाना ज़रूरी है। तो इन बातों की ओर ध्यानाकृष्ट किया जा सकता है।
ताकि अगर हमारी प्लानिंग में कोई फॉल्ट है हम उसको करेक्ट कर सकें, संशोधित कर सकें। लेकिन जो रोज़मर्रा की हमारी तकलीफ़ है वो बनी रहेगी, इस बात को हमें समझना चाहिए और इस बात को हमें आगे तक ले जाना चाहिए ताकि पब्लिक भी उसके लिए तैयार रहे। एक बात आई जल भराव की। जल भराव अलीगढ़ की पुरानी समस्या है। जहाँ तक मुझे पता है हम लोग जब थे तब भी हम लोग इस पे बड़ी कोशिश करते थे और वो कोशिश क्या होता था, इधर पानी पंप करके उधर डाल देते थे, फिर जब उधर ज़्यादा होने लगता था तो इधर डाल देते थे। इस तरह नेचुरल कोर्स में पानी, उसका रीज़न ये है कि अलीगढ़ जो बसा है, इसकी बसाहट है वो कटोरा शेप में, बाउल शेप में, तो पानी तो नेचुरल कोर्स में जाता है, अपने हिसाब से चलता है। पहले ये इसलिए नहीं था कि आबादी का दबाव कम था, कच्ची सड़कें होती थी, उतनी पक्की सड़कें नहीं थी, आबादी उतनी विस्तृत नहीं थी, ताल फोकरे जिंदा थे जो कि बहुत सारे मर गए, बहुत सारों को हम लोगों ने पक्का कर दिया तो वहाँ तक जल प्रवाह के रास्ते अवरुद्ध हो गए। आदि बढ़ते हुए मॉडर्नाइजेशन के कारण हम लोगों ने नाले नालियों में कचरा डालना शुरू कर दिया, पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत व्यापक हो गया, नाले चौक होने लगे, आज साफ़ करो कल फिर से चौक हो जाता है, उसी स्थिति में आ जाता है। तो बहुत सारे दोष ये बढ़ती हुई व्यवस्था के कारण है और कुछ यहाँ की टोपोग्राफी है जिसके कारण ये दिक्कत है। तो इस पे कार्य चल रहा है और अभी हम जल्दी इसको लेकर एक और नगर निगम के साथ बैठक करने जा रहे हैं ताकि जो अधूरे कार्य हों उनको तेज किया जा सके। एसटीपी के निर्माण के साथ कुछ सीवर लाइन के कार्य भी हो रहे हैं जो निकट भविष्य में जल्दी पूरे होंगे। कुछ ड्रेन्स की सफाई हुई है लेकिन मैक्सिमम ड्रेन्स के बारे में अभी बताया गया उस दिन जनप्रतिनिधियों की बैठक में भी कि उनमें अभी सफाई की आवश्यकता है। तो उन पहलुओं से हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको कवर करें, लेकिन बारिश में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उसके लिए भी हमको मेंटली तैयार रहना चाहिए क्योंकि अब 10 दिन 12 दिन ही बचे हैं बारिश को लेकर। और एक अपील मैं करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि थोड़ा सा पॉलीथीन और इन कचरा वचरा जो सार्वजनिक जगहों पर डाल देने की प्रवृत्ति होती है उस पर भी आप लोग थोड़ा टोकाटाकी करते रहेंगे या सकारात्मक खबरें निकालते रहेंगे, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे, करते भी हैं बीच बीच में, तो उससे मशीनरी को बल मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बात ये आई थी कि जो 3 व्हीलर्स हैं उनमें कई बार लाइट नहीं जलाते जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे होंगे इस समय अभियान चल रहा है जिसमें सार्वजनिक जगहों पर जो अवैध रूप से ठेके वेके संचालित कर रहे थे उसमें कोई उनसे वसूली ना करे, इस दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई की है। लेकिन इस शहर की ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा हमको इसमें लोगों का आवागमन बाधित ना हो इसलिए व्यवस्था में रखनी पड़ती है। बस हमें ये देखना होता है कि वो ऐसी जगह पे खड़े ना हो, इकट्ठा ना हो जिससे कॉमन आदमी को आने जाने निकलने में दिक्कत हो। लेकिन इसको एक बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सामंत जी ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया है उस तरफ हम लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे ताकि अनियंत्रित तरीके से ना चलें, नियंत्रित तरीके से चलें, रेगुलेटेड तरीके से चलें और जो सतर्कता और सावधानी बरतनी है उनको ज़रूर बरतें ताकि लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न ना हो। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लगभग जो समय है उसको जीत लिया गया है। अभी यहाँ कुछ हुआ तो तुरंत पूरे कहीं भी फैलाया जा सकता है। जब इतना ख़तरनाक हथियार हमारे पास हो तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैं सब के लिए कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सतर्कता और सावधानी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ये खुद पर अनुशासन लाकर ही किया जा सकता है। हमारे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार बहुत जल्दबाजी में हम लोग उसको बहुत क्रूर तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। रोटी पक जाए फिर परोसी जाए तो उसका मज़ा है और अगर वो कच्ची रह जाए तो उसका बिल्कुल मज़ा नहीं है और अगर वो आटे की शक्ल में हो तब तो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है। तो थोड़ा सा एक जो प्रोसेसिंग टाइम है किसी भी न्यूज़ के लिए वो आपको देना ही होगा। अगर आप उसको नहीं देते हो तो क्वालिटी में उसका फ़र्क आएगा। प्रिंट मीडिया के लिए बड़ी खूबसूरत बात है, उनके पास वक्त रहता है, वो उसको उस कलेवर में ढाल सकते हैं। कई बार आपके पास नहीं होता है तो आपका अनुभव बताता है कि अगर आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कैसे आपको करनी है और कितनी कौन से शब्दों का चयन करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, किस बात को कवर करना है, किसको ब्लर कर देना है, किसे नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है। तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जोश में आकर या जल्दबाजी में या न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। तो ऐसा कौन सा आसमान टूटा जा रहा है कि हमको तुरंत ब्रेक करना ज़रूरी है।
वो बाइट मतलब ही है उसको कि काटना, मतलब बाइट आप कर रहे हो साहब बाइट, तुरंत बाइट की ज़रूरत भी क्यों है, और तुरंत बाइट के लिए कोई कैसे उपलब्ध होगा हर जगह। कई बार आप एक बहुत ख़राब सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम कुछ डील कर रहे हैं या कोई अधिकारी कुछ डील कर रहा है, आप करो साहब पहले बताइए क्या हुआ, तो आपको हम बताएंगे क्या हुआ तो फिर हम उस करेंगे क्या। थोड़ा धैर्य रखा जा सकता है। और बड़ा अद्भुत इस पे एक हमारा उदाहरण है कि जब ताज होटल में आक्रमण हुआ था बॉम्बे में, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और उसका फीड ले रहे थे वो, और वो सब चैनल्स में वो खबरें देखकर उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे थे। तो देश पहले, समाज पहले, उसके बाद हम हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटी दे देंगे, अपने चैनल को प्रायोरिटी दे देंगे, अपनी खबर को प्रायोरिटी दे देंगे तो गलत हो जाएगा। और ऐसा पहले नहीं होता था। हम यहाँ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती थीं जिसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखकर लोग उसको उसी तरीके से रखते थे। उसका ये मतलब नहीं कि आप बेईमान हो गए या आपने खबर को दबा दिया, ऐसा नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसको गार्डेड लैंग्वेज में उसी तरीके से, ताकि आपकी खबर भी आ जाए और आपकी बात भी कवर हो जाए और कोई उसका बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस नज़रिए से पहले काम होता रहा इस शहर में, मुझे लगता है अभी भी होगा। शिकायतें वहीं होती हैं जहां लोग प्यार करते हैं, तो आपको हमसे शिकायतें बनी रहेंगी, वो बनी रहनी चाहिए, वो हमको ताकत देती हैं। और अगर हम संतुष्ट हो जाएं कि नहीं सब बहुत अच्छा है, तो वो भी उचित नहीं है। तो आगे भी आपका सहयोग हम लेते रहेंगे। मैं केवल इतनी बात कहूँगा कि आपको जब कभी लगे कि आपको किसी मुद्दा विशेष में बात करने की आवश्यकता है, तो इनके माध्यम से आप संपर्क करिएगा, तो हम आपको वक्त देकर ज़रूर आपसे बात कर लेंगे। अभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं 2 अपील करना चाहता हूं। अगर आप ये बात पब्लिक तक पहुंचा सकें, और पब्लिक तक ना पहुंचाएं, कम से कम इसका अनुपालन आप ही कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, और ये सबके भलाई के लिए। एक तो ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम चल रहे हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वर्ष पर्यंत बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिनको हम 15 अगस्त 2022 को कंक्लूड करेंगे। इसमें ये कोई साधारण बात नहीं, और ये कोई राजनीतिक बात नहीं, ना ही कोई सामाजिक बात है। ये राष्ट्र गौरव की बात है, और राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो मेरा कहना है और मेरा अपील है आपसे कि जिस जगह पर हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, उसमें राष्ट्र प्रेम से लेकर कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी ज़रूर करें, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में एक तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। तो इस बार ये अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा हम लहराएं। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है, गर्व की बात है, लेकिन इसमें 2 पैसे हमारे खर्च हो सकते हैं। तो हम एक माहौल बनाएं इस बात के लिए कि हम अपने घरों में ध्वजारोहण करेंगे। एक समय में इसके लिए अधिकार लेना पड़ता था, अब माननीय न्यायालय ने यह सबको अधिकार दे रखा है, कोई भी ध्वजारोहण कर सकता है। तो कम से कम हम अपने घर में एक ध्वज लगाएं, ऐसी हम व्यवस्था करके रखें, ऐसी हम अपील करें, ऐसा हम एक माहौल बनाएं। दूसरा, अमृत महोत्सव वर्ष में पर्यावरण को बचाने के नज़रिए से वृक्षारोपण, अमृत सरोवर और अमृत वन, इसको टारगेट किया जा रहा है। तो आप वन तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। तो अगर हम एक पौधा लगाएंगे और हर आदमी एक पौधा लगाएगा, एक ही लगाओ, मैं नहीं कहता आप बहुत सारे पौधे लगाओ, एक लगाओगे तो आप उसकी देखरेख कर पाओगे। तो ये आपका पर्यावरण के प्रति एक योगदान हो जाएगा। और एक अभियान से भी हम जुड़ जाएंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में लगाया गया हमारा ये वृक्ष है, पेड़ है। दूसरे, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आज़ादी का कोई पृष्ठभूमि रही है, कोई इतिहास रहा है, वहाँ कोई ना कोई आयोजन अगर आप लोग बताएंगे तो हम लोग भी करेंगे, आप लोग उसको कवर करेंगे, आप लोग भी उसमें प्रतिभाग करेंगे, तो उस जगह को रिकॉग्निशन मिलेगा, उस जगह को मान्यता मिलेगी और उसके बारे में लोग जानेंगे। एक अमृत सरोवर बन रहे हैं सभी गाँव में, तो अमृत सरोवरों के निर्माण में अगर आपका कोई गाँव है, गाँव वाले का कोई गाँव है, गाँव वाले का हर एक का गाँव है, तो वो अपना थोड़ा सा योगदान कर सके। ये योगदान आर्थिक रूप से आवश्यक नहीं है, उसकी देखरेख के नज़रिए से, उसमें एक पौधा लगा देने के नज़रिए से, उसमें कुदाल चला के 2 टोकरा मिट्टी निकाल देने के आधार पे, ताकि उसका जुड़ाव हो जाए। जब एक बार उसमें जुड़ जाएगा तो उसका जुड़ाव हो जाएगा, तो वो उसका योगदान हम ले पाएंगे। और एक अंतिम अपील है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को हम लोग मनाने जा रहे हैं।
इस बार ये कोशिश थी कि 7 दिवस तक हम पहले योगा करें और उसके माध्यम से अपने को जोड़ें, आयुष कवच से अपने को लिंक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर हम इससे जुड़ सकें और इसका लाभ लोगों को मिल सके। लेकिन क्या होता है कि एक दिन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करते। मैं तो करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। योगा हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और अगर ये आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत के आने का मतलब है अपराध बोध होने लगे। अगर जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन आपको अफसोस होने लगे कि आज मुझसे कुछ चूक हो गई, कोई गलती हो गई, तब इसका मतलब कि वो आपकी आदत में आ गया है। तो आदत में अगर आ जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। तो इसको कम से कम आप अपनी चर्या में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, और अपील करें कि सभी लोग आज से स्टार्ट करेंगे, 7 दिन तक करेंगे, और 21 जब 21 तारीख आएगी उस दिन किसी आयोजन में का हिस्सा बनेंगे, तो ये हमारे देश का प्राइड होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको जब पूरा विश्व रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और हम ही अपनी उस ठाती का इस्तेमाल ना करें, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं, अगर आप इच्छा रखते हो, तो मैं तो चाहूँगा कि एक दिन आप मेरे साथ योगा करें, 1 डे योगा विद डीएम, जिसमें आप मीडिया के सभी बंधु आमंत्रित हैं, और कोई और भी आना चाहे तो स्वागत है। तो मैं उसका जिंदा उदाहरण हूँ। मुझको बहुत सारी तकलीफ़ें हो गई थी हमारी हेक्टिक लाइफ स्टाइल के कारण। हमारी सेवा हमको वो मौका नहीं देती थी जिससे हम अपने शरीर की मरम्मत कर सकें, उसको अवसर दे सकें। लेकिन हमने इसको निकालना बहुत आसान है। जिस समय भी आप सोते हैं उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको जगना है बस। तो आपको नींद पूरी करनी तो जल्दी सो जाओ, नहीं करनी है तो फिर आप ऊँघाते रहो, लेकिन आपको सुबह उठ के उतना देर आपको टाइम देना है। तो अगर वो आपने एक कमिटमेंट कर लिया तो आप अपना समय वो निकाल लोगे। तो अगर वो समय आप निकाल लोगे तो कर पाओगे। तन में झलकना चाहिए, वो अगर आ जाएगा तो आपकी फिटनेस बिल्कुल आज जहाँ आपकी उम्र है वहीं पर रुकी रहेगी। मुझे कई बार लगता है कि मैं अभी जब मैं पहले वाले दौर में था उसी दौर में नहीं, ये केवल अपीयरेंस से नहीं होता, मतलब इंटरनली आपको फील होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी है और आप ये कर सकते हैं। तो इन लोगों से बात कर लीजिएगा 21 के पहले किसी भी एक दिन जब ये कंफर्टेबल हों, तो इसी बहाने हम लोग एक बार और अनौपचारिक रूप से मिल पाएंगे। और हम लोग एक घंटे का समय आप ज़रूर निकालिएगा। 45 मिनट का योगा शेड्यूल है मेरा, जो मैं फॉलो करता हूँ। हो सकता है उसमें से आप कुछ कर पाओ, कुछ ना करो, लेकिन कुछ भी उसमें से 10-15 मिनट का भी अगर आप आगे कंटिन्यू कर पाए तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे सार्वजनिक रूप से, तो मैं इसको शो ऑफ नहीं करना है, हम तो कर ही रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि शायद इसके माध्यम से कुछ और लोग प्रेरित हो जाएं। जैसे हम बलिया जनपद में थे तो वहाँ पर वैक्सीनेशन में हम बहुत ख़राब स्थिति में थे, 74वें नंबर पे थे जब हमने ज्वाइन किया, और विद इन ए मंथ हम टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आए। तो टीम तो वही थी, लोग तो वही थे। कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने उसकी आलोचना भी की कि इतने बड़े आयोजन में कुछ हो रहा है, एक आदमी पेड़ पे चढ़ा है, एक उसके पीछे नीचे खड़ा है, अब उतरेगा तो तुझे लगाऊंगा वैक्सीन। तो साहब ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही। एक कोई नाव में जा रहा था, उसको समझा रहा था, वो उस पर हमलावर हो गया। बीडीओ साहब उसको पकड़े हुए हैं, वो बीडीओ साहब को पटक रहा है, लेकिन उसको लगेगा। तो फिर वो टेनिस खिलाड़ी था, उसको खेलने नहीं दिया गया। तो कहाँ इसको बलिया भेजो, मीम बने उस पर, इसको बलिया भेजो, बलिया वाले इसका भी टीकाकरण कर देंगे। तो आप उसके अच्छे एस्पेक्ट को भी देख सकते हो कि वही टीम, उसी टीम ने उन्हीं संसाधनों के साथ 74वें नंबर से उठ के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन ए मंथ आ गया। कौन लोग थे वो वही लोग थे। तो या तो हम पहले काम नहीं ले पा रहे थे, या वो डिमोरलाइज थे, तो उनका मॉरल बूस्टिंग करना था। तो उनसे बातचीत की गई, उनका उत्साहवर्धन किया गया, फिर उनको एक कार्यक्रम दिया गया, डिनर विद डीएम। जो अपने 90% से ऊपर कर लेगा, सबसे पहले वो मेरे साथ डिनर खाएगा। तो 5 लोगों ने डिनर खाया मेरे साथ, 5 लोगों ने, मतलब 5 MOICs ने मेरे साथ डिनर खाया। तो
तो कहता पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रेजिडेंस में डिनर खाने का मौका मिल रहा है एक सरकारी अधिकारी के रूप में, उनका वो प्राइड है। तो अगर आप के साथ मैं योगा कर रहा हूँ और उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों में इसका इम्पैक्ट आए कि अगर ये बिज़ी आदमी कर सकता है तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हाउस वाइफ हैं, वो घर में रह के कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। अभी करेंगी तो डायबिटीज़ की नौबत नहीं आएगी, डायबिटीज़ हो गई तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, लिंगर ऑन कर पाएंगे, आगे तक ले जा पाएंगे। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।